नमस्ते। आप सुनने वाले हैं एन एल रामनाथन का रसायन और हमारा पर्यावरण। संक्षिप्त में स्वर है डॉक्टर विजय भास्कर लावणे। इस धरती पर जो भी है उसका रसायन से संबंध बना ही है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना एक रासायनिक यौगिक है। मधुर मीठी चीनी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी है। औषधियाँ, एंटीबायोटिक्स, एस्पिरिन और पेनिसिलिन, अनाज, सब्जियाँ, फल और मेवे सभी रसायन हैं। आदि मानव से लेकर आज तक जीवन राह पर चलते समय हर आदमी ने खतरा उठाया ही है। जैसे सड़क पार करते समय, खाना पकाते समय, खेलते समय, यहाँ तक कि पेड़ के नीचे बैठे होते हैं तो कुछ तो जोखिम उठा रहे होते हैं। जो लोग लंबे समय से शोरगुल वाले पर्यावरण में रहते हैं उनकी श्रवण शक्ति कम हो सकती है। कुछ रसायन अपने आप आग पकड़ते हैं। कोई रसायन ऐसे हैं जिनके संपर्क में अधिक समय तक रहने पर शरीर में बीमारियां पैदा हो सकती है। वर्तमान में जो रसायन जितने अधिक जहरी होता है उसका प्रयोग करते समय उतनी ही सावधानी रखी जाती है। कुछ रसायन ऐसे हैं जो अपना प्रभाव बहुत लंबे समय के उपरांत दिखाते हैं, जिससे कि एक पीढ़ी उसकी अगली पीढ़ी को भी उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। एस्बेस्टस को हम सुरक्षित समझ रहे थे पर उससे कैंसर होता है, यह बाद में मालूम पड़ा। पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफ्रेनियल के प्रयोग से मनुष्य का जीवन खतरे में आया है। कार्सन ने अपनी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में डीडीटी मानव के लिए कितना खतरनाक है यह बताने के बाद उस पर रोक लगाई गई। कॉस्टिक सोडा में प्रयोग होने वाले रसायन से फैलने वाले स्नायु रोग जब फैला तब उसे भी बंद कर दिया गया। औद्योगिक क्रांति आने के उपरांत देश रसायनों के दीर्घकालीन खतरे से भरा है। मनुष्य के भोजन पानी के साथ पेट में, फेफड़ों में जहरीली हवा जा रही है। यहाँ तक कि हमारी खाल पर भी रसायन के बुरे परिणाम दिखाई देते हैं। सीसा यानी लीड एक सर्वव्यापी विष है। सल्फर डाइऑक्साइड सब जगह पाई जाती है। इन जहरीले रसायनों के बुरे परिणाम की सामान्य आदमी को जानकारी देनी चाहिए। प्रदूषण से बचने के लिए उसकी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए इसकी जानकारी देनी चाहिए। पर्यावरण को दूषित होने से रोकने के लिए लोगों ने जन जागृति करनी चाहिए। सबसे पहले रसायनों के खतरे पहचान कर उनके प्रभाव को कम करना चाहिए, पर सिर्फ कानून करने से लाभ नहीं, क्योंकि सभी रसायनों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। खेतों में फसल पर जो कीटनाशक छिड़का जाता है वह जहरीला होता है, पर सरकार छिड़कने की अनुमति देती है क्योंकि जिससे फसल में वृद्धि होती है। डीडीटी पर विकसित देशों में प्रतिबंध है, पर विकसनशील देश डीडीटी के लगातार इस्तेमाल करने पर उन्हें लाभ हो रहा है। कुछ रसायन ऐसे हैं जो अपने आप में सुरक्षित है पर दूसरे रसायनों के साथ मिलने पर खतरनाक होते हैं। समुद्र का पानी पीने लायक नहीं, पर उसी से बना नमक सेवन करने से रक्तचाप बढ़ने में सहायता करता है। देश में कैंसर के बढ़ते प्रभाव के कारण है प्रदूषण, कामकाज का वातावरण, तंबाकू, शराब, सूरज की रोशनी, इन सब की वजह से मानव परेशान है। लोग सिगारेट, शराब पीते हैं, सेहत के प्रति लापरवाह रहते हैं। सरकार विज्ञापनों के द्वारा समझाती है यह गलत है, पर मनुष्य नहीं समझता। सरकार रसायनों के इस्तेमाल कानून बनाती है, पर जनता के स्वास्थ्य को सामने रखकर कानून बनाती भी है, पर खुद की सुरक्षा करना
तो मनुष्य के हाथ में है। रसायनों के संबंध में सूचनाओं का विश्लेषण आसान नहीं है। सभी सूचना मिलती है, पर तब भी लोग मोटर गाड़ी की गति तेज रखते ही है। कोई भी कारखाना निकलते समय रोजगार निर्मित हो, यह उद्देश्य होता है, न कि प्रदूषण फैले। पर कभी कभी हमारे निर्णय पर भावनाएं और आशंकाएं हावी हो जाती है। रसायनों के प्रति निर्णय लेना कभी भी आसान नहीं है, किंतु आवश्यक है। रसायन हमारी आवश्यकता है, वह पर्यावरण के लिए भी जरूरी है। पर जब तक कोई रसायन बिना किसी संदिग्धता के गैर जरूरी और हानिकारक सिद्ध न हो जाए, तब उसका इस्तेमाल जारी रहने देना चाहिए। पर इसका प्रयोग सुरक्षित तरीके से करना चाहिए। कोशिश करने पर आवश्यक सफलता मिल सकती है। हर मानव ने रसायनों को प्रतिदिन कम करने के प्रयास करने चाहिए। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि रसायन और हमारा पर्यावरण, इसमें लेखक ने रसायन के बुरे परिणाम क्या होते हैं, रसायन कुछ हद तक ज़रूरी भी है, यह भी समझाया है। पर रसायनों का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने पर उसके बुरे परिणाम क्या होते हैं, यह भी समझाया है। आज के युग रसायनों का युग है। साथ ही विविध रसायनों की जानकारी, उनके लाभ और हानि से हमें लेखक ने अवगत भी किया है। अभी आप सुन रहे थे एन एल रामनाथन का रसायन और हमारा पर्यावरण संक्षिप्त में।